अगर बीजेपी को वोट मिलता है हिंदुत्व के नाम पर, तो अगर मुसलमान ओवैसी को दे रहा है तो कैसे हम कह पाएंगे कि ये गलत हो रहा है या कुछ एक बड़ा खतरा देश की राजनीति के सामने दिखाई दे रहा है? 11 साल से 12 साल से बंदा मेहनत कर रहा है, उसका नतीजा उसको मिला है। ये केवल महाराष्ट्र स्पेसिफिक जीत देखा जाए या इसके कोई बड़े मायने निकलते हैं? देखिए, बड़े मायने निकलते हैं। वहां उसने 125 के करीब पार्षद जिता लिए। मुस्लिम फैक्टर वाली सीटें हैं, उन सारी जगहों पे ओवैसी ने अब धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये अब तक की हिस्ट्री है। सलमान ये सोचता रहा है कि वो अपना कोई मुस्लिम नेता नहीं बनाएगा। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इश्यू बन गया। अब मुसलमान ये कह रहा है, जो मेरा अंदाजा है और जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, कि हमारी भी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए, हमारे अपने रहनुमा होने चाहिए, जिनके नाम के आगे ओवैसी, हक, सिद्दीकी है ना, वो लिंकन्स इन से पढ़ गया है। अच्छा, ये वही लिंकन्स इन है लॉ कॉलेज जिसमें जिन्ना साहब ने भी पढ़ाई की थी। वो लाख बातें करते रहे, नहीं हम संविधान के साथ चलेंगे, और करना भी चाहते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स से। बिहार का उदाहरण देख लीजिए, जो वो 5 जीत के आए हैं विधायक, कौन सी सीट है मुस्लिम बहुल? यूपी में भी वो सारी वही सीटें जाके लड़ते, जहां 30 से ऊपर मुसलमान। जो यूथ था, अनायास उसके मुंह से जो नाम निकलता था वो ओवैसी का निकलता था। ये हिलाल अहमद है, उनकी किताब है सियासी मुस्लिम। और इससे पहले इसको उन्होंने हिंदी में लिखा कि लोग समझें अल्लाह के नाम की सियासत। और अब सर पे आपके बंगाल है, बंगाल में 26% मुसलमान है। भाई पहले ही वहां एक्सरसाइज करके आ चुके हैं। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है, उसमें मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि ये बंदा अपने बीच का लगता है कि नहीं। ओवैसी के बारे में ये हुआ कि ये बंगालियों के साथ बंगाली मुसलमानों के साथ चिपकते ही नहीं, वो अपने जैसा नहीं पाते। हाँ, अब नाम नहीं लूंगा। ओवैसी साहब के एक संदेशवाहक, वो मुझसे मिले यहीं नोएडा में। हैदराबाद का सांसद, छोटी सी पार्टी, और इतना खर्चा करके पूरे देश में घूम रहा है। ऐसे तो नहीं हो रहा था ना। और ईडी वीडी कभी पहुंचती भी नहीं है उनके पास, या कोई जांच एजेंसी, कोई हेट स्पीच या किसी तरह का कोई केस, कुछ उनके भाई के कई बयान वायरल होते रहे। भाईजान चाहते हैं कि मायावती से बात चले समझौते की। खुद ओवैसी मुसलमान और वो दलितों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते थे। जो बी टीम का उन पर धब्बा लगाया जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, अब वो अपने टारगेट ऑडियंस में अपना विश्वास जमाने में कामयाब हो गए। ओवैसी को अपने अलावा कोई और पार्टी बर्दाश्त नहीं थी। महाराष्ट्र में भी उन्होंने किसके साथ गठबंधन पहले किया? वंचित बहुजन अघाड़ी वाला खेल प्रकाश आंबेडकर के साथ किया। किसी ने तो ओवैसी को ये समझाया या बैकिंग दी कि भाई साहब आप जरा ये ओल्ड हैदराबाद से बाहर निकलो और दाढ़ी और टोपी के साथ बाहर निकलो ठीक ठाक, वरना ओवैसी लंदन पलट। क्रिकेट के इतने बेहतरीन खिलाड़ी, जहां पे इलेक्शन हुआ वहां ईडी पहले पहुंच जाती है, उसी तरह ओवैसी साहब भी पहुंच जाते। अब मुझे खबर तो है, लेकिन अब इस तरह से उनके भाषण बड़े लोकप्रिय होते हैं। बंगाल में वो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये हौसला ट्रांसलेट होगा। उसके बाद हर आदमी ये बात कर रहा है कि वो यूपी में करेंगे, लेकिन बीच में असम आता है। असम में तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा कुछ संख्या मुसलमान। अपने बूते तो बीजेपी बंगाल में हर आदमी कह रहा है कि नहीं जीत सकती। सेकुलरिज्म का ठेका अकेले तुमने नहीं ले रखा है मुसलमानों, तुम दरिया बिछाने के लिए नहीं हो। थोड़ा सा उदाहरण महाराष्ट्र में उसका भी दे दिए राजशेखर जी। वो इस्लाम पार्टी आई है, ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। तो ये उसी का नतीजा। मालेगांव में 25 सीट जीत गए। जी 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 जी। जिन लोगों ने उनको बी टीम बनाने की कोशिश की थी, वो अब ये मान के चलें कि उनके हाथ से चीजें निकल गई। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत शानदार जीत मिली है, लेकिन इस चुनाव का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो देश की राजनीति को एक बड़े नजरिए से आपको देखना पड़ेगा, वो बदलाव आ सकता है, वो है AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की जीत। जी हां, आप चौंकेंगे कि कैसी जीत।
महाराष्ट्र में 125 से ज्यादा कॉरपोरेटर यानी 125 से ज्यादा पार्षद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुने गए हैं। और क्या ये देश की राजनीति में एक नया बदलाव लेकर आएगा? क्योंकि याद रखिए, ओवैसी की पार्टी हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में जाकर विधायक जीतती है, इसके बाद अब ये इस तरीके से महाराष्ट्र के बाद बंगाल जाने का भी उनकी योजना है, असम जाने की भी योजना है, और उत्तर प्रदेश तो है ही खुला मैदान। तो बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर त्रिपाठी जी, जो हमारे इनसाइड पॉलिटिक्स के गेस्ट रहते हैं। और राजशेखर जी, किस तरीके से देखा जाए ओवैसी साहब 125 कॉर्पोरेटर महाराष्ट्र में, किस तरीके से उनकी इस जीत को देखा जाए? ये केवल महाराष्ट्र स्पेसिफिक जीत देखा जाए या इसके कोई बड़े मायने निकलते हैं? देखिए, बड़े मायने निकलते हैं। अच्छा। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं सबसे पहले विक्रांत जी दो बातें एक साथ पैरेलल देखता हूं। 11 साल से एक बंदा अब स्ट्रगल कर रहा है, और अब जाके उसने जो है इतने बड़े पैमाने पे ये कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र जैसी जगह से हासिल किया। भाई, महाराष्ट्र इस देश की आप समझिए कि आर्थिक पहिया वहीं से चलता है। ठीक है। अब वहां उसने 125 के करीब पार्षद जिता लिए। मैं नहीं जानता, लेकिन डेटा जर्नलिज्म जो लोग करते हैं उनसे ये पूछिए कि अगर इसको 125 पार्षद को विधायकी में ट्रांसलेट करें, अभी उनके पास सिर्फ 2 हैं। और हमारे इम्तियाज भाई हमारी तरह आपकी तरह जर्नलिस्ट थे, सबसे पहला वैलिडेशन उन्होंने ही ओवैसी को दिया। उससे पहले तो वो एकदम राइट विंग पार्टी ही माने जाते थे। ओल्ड हैदराबाद में बस दारुसलाम है उनका, वो वहीं तक सीमित थे। लेकिन इम्तियाज जलील ने बाहर उनको वैलिडेशन दिया। अब जिसे संभाजी नगर कहा जा रहा है, जहां बहुत सीटें, मतलब लगातार सीटें बढ़ी, वहां से पहले वो सांसद आए, फिर उसके बाद सांसद ही हार गए, तो विधायकी लड़े, विधायकी भी हार गए। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखिए, उस मेहनत का नतीजा इस बार पार्षदी में निकला 125। अब आप देखिए कि सारी जगह पे मतलब जितने मुस्लिम डोमिनेंट, मुस्लिम पॉकेट है, मुस्लिम फैक्टर वाली सीटें हैं, उन सारी जगहों पे ओवैसी ने अब धमक के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो पहले तो भाई बंदा मेहनत कर रहा था, तो इस मेहनत को अगर नतीजा मिला है, उसका प्रतिफल मिला है, तो इसका स्वागत है। लेकिन अब पैरेलल मुझे दूसरी तरफ, अगर अब मैं जो दूसरी बात कर रहा था कि 2 बातें पैरेलल कहूं, अब जब इस नतीजे को देखता हूं और इस देश की पॉलिटिक्स को देखता हूं, तब मुझे थोड़ी दूर जाके सुरंग में अंधेरा नजर आने लगता है। अरे ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए, अगर इसके लिए फिर आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये अब तक की हिस्ट्री है कि मुसलमान ये सोचता रहा है कि वो अपना कोई मुस्लिम नेता नहीं बनाएगा, मतलब थोड़ा बड़े लेवल पे मुस्लिम नेता नहीं बनाएगा। वो जो सेकुलर नेता हैं, उन्हीं सेकुलर नेताओं के पीछे पीछे चलेगा और उन्हीं के साथ रहेगा, और ये न लगे कि वो ड्रिफ्टेड है, डिवाइड में है, अलगाया हुआ है। अब मतलब ये उसका कहना है, पॉलिटिकली सोचना है, लेकिन वो कितना अलगाया हुआ था नहीं था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो जो 1909 के बाद स्थितियां पैदा होती हैं कि कांग्रेस थी, कांग्रेस को अंग्रेजों ने एक ग्रीवान सेल के तौर पे एस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने तो सारे हिंदुस्तानियों के लिए किया ना, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। लेकिन 1905 में बंगाल का जब बंटवारा किया पहली बार, हालांकि वो नहीं चल पाया, बड़ा विरोध हुआ उसका। 4 ही साल बाद उन्होंने जो है फिर मुस्लिम लीडरशिप ने वो ढाका में बैठ के मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। और उसके पीछे का लॉजिक यही था कि मुसलमानों की भी अपनी एक ग्रीवान सेल होनी चाहिए, मुसलमानों की भी पार्टी होनी चाहिए, और मुसलमान ही मुसलमान की बात करेगा। अब ये कौन से हालात अब पैदा हुए हैं, इसका अध्ययन करना जरूरी है कि ये
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इश्यू बन गया। अब मुसलमान ये कह रहा है, जो मेरा अंदाजा है और जो मैं लोगों से बात कर रहा हूं, कि हमारी भी अपनी एक पार्टी होनी चाहिए। यानी राजशेखर जी, जब देश में नारा चलता है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, तो मुसलमान भी वो जो एक शर्म झिझक की कि सेकुलर हिंदू नेताओं के पीछे जाकर वो खड़े होते थे, अब उन्होंने भी छोड़ दिया है वो झिझक, और वो अब अपनी कौम के नेता चुनने लगे हैं, ये अब दिखाई दे रहा है। अब आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शार्पनेस देखिए, कि जिस बंदे को आप ओल्ड हैदराबाद का आदमी मात्र समझते थे, उस बैरिस्टर ने, लंदन से लौटे हुए बैरिस्टर ने जिन चीजों पे हिट किया, वो चीजें क्या थी? अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, और बार बार वो बीजेपी को अटैक नहीं करते थे, हालांकि उसके दूसरे कारण उसकी तरफ भी इशारा करूंगा, लेकिन वो बार बार इन्हीं सेकुलर पार्टियों को अटैक करते थे। उनके निशाने की इस जद में ये कांग्रेस, हालांकि यूपीए में वो एक विधायक के तौर पे शामिल थे, कांग्रेस और रीजनल लेवल पे एमवाई करने वाली यूपी बिहार की 140 सीटों वाली दोनों पार्टियां, मुलायम और लालू की पार्टी, इनके खिलाफ जो है वो लगातार उकसाते रहे। तो आप समझिए वो कब से ये काम कर रहे हैं, और अब जाके मुसलमान को ये समझ, मतलब उसके मन से ये बात निकली है, यार हमारी भी अब पार्टी होनी चाहिए, हमारी भी अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, हमारे अपने रहनुमा होने चाहिए, जिनके नाम के आगे ओवैसी, हक, सिद्दीकी है ना, ये, वरना वो तो जो जिन्ना साहब थे, जिनको पाकिस्तानी कायदे आजम कहते हैं, उनकी तमाम बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमानों ने, बल्कि वहां के मुसलमानों ने खोज खोज के निकाली कि मुसलमान कहाँ थे, ये तो ये करते थे, ये तो ये करते थे, ये तो पता नहीं क्या खाते थे, क्या पीते थे, हैं, तो ये सारी चीजें गैर इस्लामी हैं, उनको तो नमाज पढ़ने नहीं आती थी। और एक किस्सा ही बड़ा मशहूर है कि वह मुस्लिम लोग एक बड़े से थाल में बैठ के खाते हैं, जो मतलब वही तो बरादरान वाला कॉन्सेप्ट। अब कश्मीर गए मीर वाइज से मिलने, यही जो मीर वाइज है इनके दादा से मिलने, ठीक है, वो हम जिन्ना साहब बैठे, तो जो पहने थे वो पहन के वो बैठ नहीं सकते थे, खैर किसी तरह बैठे उकड़ो पुकड़ो होके, लेकिन जब उनसे कहा गया कि इसी में खाना है सबके साथ, हाँ, अब वो हो ही ना पाए उनसे, तो उनके लिए अलग प्लेट और ये लाई गई, तो मतलब वो उसकी आदत ही नहीं थी उनको। तो यही अपने आप में एक, मतलब मुसलमानों के चिढ़ने की वजह हो सकती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जिन्ना साहब ने यहाँ के मुसलमानों के हिसाब से अपने आप को मरोड़ा तोड़ा, जो भी बनाया, और मुसलमानों ने उनको अपने हिसाब से ओढ़ लिया, एडॉप्ट किया। एक और मजेदार बात सुन लीजिए, अब चूंकि मैं ऐसी बातें बताने के लिए आपके चैनल पे मशहूर भी हो रहा हूँ, आप जानते हैं कि अपना बैरिस्टर ओवैसी कौन से लंदन के कॉलेज से पढ़ के आए? लंदन से आए हैं, ये तो मालूम है, लंदन से आए हैं, ये तो मालूम है। वो लिंकन्स इन से पढ़ गए हैं। अच्छा, ये वही लिंकन्स इन है, लॉ कॉलेज, जिसमें जिन्ना साहब ने भी पढ़ाई की थी। ओ, और लिंकन्स इन में एडमिशन वो बड़ा कठिन काम नहीं था, उस जमाने भी नहीं, अभी भी नहीं, वो सस्ता भी है, इजी एडमिशन भी है। तो जिन्ना साहब के जो जानने वाले थे, और जिन्ना साहब को मुसलमान तो बनाया जा रहा था ना, 1916-17 के बाद वो बीच में तो चले गए थे निराश होके यहाँ की पॉलिटिक्स करने के तौर तरीकों से, तो फिर उनको बुलाया गया, लियाकत अली वगैरह ने, मतलब आइए आइए आप संभालिए सब। तो वहां उनको जो मुसलमान बनाने की प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया में ये समझाया गया है, कायदे आजम ने लिंकन से इनसे पढ़ाई की है, अपनी बैरिस्टर की डिग्री ली है। तो लोगों ने पूछा उसमें क्या अलग है भाई, लंदन ही तो गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, लिंकन्स इन विलायत का एक अनोखा कॉलेज है, जहां हुजूर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वसल्लम रसूल को, पैगंबर साहब को एक ऐसे आदमी के रूप में एक्सेप्टेंस मिली है और उनके नाम की दीवालों पे वो है कि वो उन चंद लोगों में शुमार हैं जिन्होंने इस दुनिया को कायदा दिया, कुछ कानून दिया, यानी पहले कुरान और कुरान के बाद वो शरीयत जिसको वो करते हो आप, हदीस और ये सब, तो मतलब जो तो अब एक तो ये हुआ कि पहले उनको ये बताया गया कि वो उस कॉलेज में इसलिए गए क्योंकि हुजूर का जो है वहां पे जिक्र है और बड़ी एक्सेप्टेंस है। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बैरिस्टर ओवैसी भी उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं और वो लाख बातें करते रहे, नहीं हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान चूंकि इतनी स्पेस देता है कि भाई उसमें मुसलमान भी शामिल है, अल्पसंख्यक शामिल है, तो वो सब एक, और जब भी आप संविधान की बात करेंगे तो वो ये एक चीज मान ली जाएगी कि जो भारतीयता है उसको आपने एक्सेप्ट और एडॉप्ट किया, लेकिन है अल्टीमेटली वो, और करना भी चाहते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स ही। आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, जो वो 5 जीत के आए हैं विधायक, कौन सी सीट है मुस्लिम बहुल? अच्छा, पिछली बार भी वो उन्हीं सीटों पे जीत के आए, मतलब, और उसमें जो जीत के बाद विधायक टूट के आरजेडी में चले गए, उसको इस जीत की रोशनी में देखा जा रहा, और अब लोगों को लग रहा है देखो पिछली बार ही जीते थे, यही इस बार भी रिपीट कर दिया। धोखा तो हुआ था यार, असद भाई के साथ धोखा तो हुआ था, MIM के साथ धोखा तो हुआ था, ठीक है। अब आप देख लीजिए यूपी में आ जाइए, यूपी में भी वो सारी वही सीटें जाके लड़ते जहां 30 से ऊपर मुसलमान, 30% से ऊपर 35%, मतलब मुसलमानों का तो ऐसा 140 सीटें, 143 सीटें आसपास जो है मुस्लिम फैक्टर की सीटें, उनमें से 95 से 100 सीटों के बीच में ऐसी सीटें हैं जो इसमें बनाने बिगाड़ने की स्थिति में मुसलमान, और कुछ सीटें 40 के आसपास तो ऐसी है कि बिना मुसलमान के वो जीत ही नहीं सकते आप। इन्होंने अपना ऑफिस डाला जब, तो उनके जो सूबे का ऑफिस है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बहराइच का ऑफिस हो। बहराइच मैं वहां रहा हूं, जब बचपन में हमारे पिताजी वहां नौकरी करते थे, तो वो मुस्लिम डोमिनेट है पूरा, उसी तरह जैसे आपका मुरादाबाद हुआ, रामपुर हुआ, ये सब तो उंगलियों पे गिनी हुई वो है ना। और वो 19 सीटों पे उन्होंने अपने विधायक लड़ाए भी, 7 या 8 सीटों पे, जब ये 2022 में, ठीक है, और यही उन्होंने बंगाल में किया। अब आप पूछिए कि अब, और बल्कि लगभग सब लोग समझ भी रहे हैं कि ये जो हौसला जुटाया है असद भाई ने, ये हौसला अब कहां काम करेगा। तो 2021 का चुनाव मैं बाकायदा पॉलिटिकल डेस्क का कामकाज देख रहा था, तो जो हमारी फीड भेजती थी, सहयोगी थी, कलीग, तो मैं वो पूरी फीड देखता था। और जब उन्होंने मुस्लिम डोमिनेंट जो सीटें हैं उधर मुर्शिदाबाद वगैरह उधर की यात्रा अपनी शुरू की, तब भी मैं देख रहा था। तो वहां के चुनाव मैंने 2 चीजें पाई, एक तो इम्पोर्टेंट वो मोदी जी और अमित शाह जी के लिहाज से थी कि मुस्लिम बांग्ला राष्ट्रवाद इतने उफान पे था कि मुझे साफ लग रहा था कि जितना ये लोग दावा कर रहे हैं उस हिसाब से इन्हें कामयाबी नहीं मिलने जा रही। तो चलिए वो बंगालियों को निकालिए, अब बच गए बंगाली मुसलमान। तो वहां मैं देखता था कि जो डेंस मुस्लिम पॉपुलेशन वाली जगह हैं, वहां पे जो यूथ था
वो अनायास उसके मुंह से जो नाम निकलता था वो ओवैसी का निकलता था। लेकिन अब ये किताब आप देखिए, हम पढ़ते नहीं और जानते नहीं। ये हिलाल अहमद है, उनकी किताब है सियासी मुस्लिम। और सबसे पहले इसको उन्होंने हिंदी में लिखा कि लोग समझें अल्लाह के नाम की सियासत। फिर मैंने एक दिन कहा कि ये थोड़ी आपके ज्ञान के हिसाब से कमी लग रही है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम जो है दरअसल उसे अंग्रेजी में लिख रहे हैं और थोड़ा विस्तार में लिखेंगे। तो आप ये सियासी मुस्लिम किताब अगर देखें तो मुस्लिमों के राजनीति के जो हम जानते ही नहीं, हम केवल स्वीपिंग रिमार्क करके निकल जाते, टैक्टिकल वोटिंग करके वो जो उसने अपने आप को 70-75 सालों में सरवाइव करके रखा हुआ है। तो उसने सबसे पहले, अब वो तो अंतिम समय में फैसला होता है, तो वो फैसला जो बुजुर्गाने दीन है वो ही करते हैं। तो नहीं हमें इनके साथ रहना है। या वहाँ बंगाल में तो खैर ममता वैसे भी लोकप्रिय है मुसलमानों के बीच में, तो नहीं हमें ममता कोई देना मुमकिन, ये हमें अलग छिटक न जाए, अलग ना हो जाए। लेकिन लड़के जो है वो असद भाई के अंदाज वगैरह से वो प्रभावित तभी दिख रहे हैं। तब उन्होंने तो वहां भी तकरीबन 6-7 सीटें ही लड़ी। और बंगाल की तो अब आप ये समझिए कि ये जो हौसला मिला है, अब वो जाएंगे वहां पे। तो यही महाराष्ट्र में हुआ है कि जो कंट्रोल करने वाली समाज की अथॉरिटीज थी, उनके हाथ से उनका कंट्रोल कुछ छूटा हुआ लग रहा है। और जो जनरल लोग थे, जो उन्होंने कहा हम अपने मन से फैसला कर रहे कि इस बार हम देंगे चुनाव। एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पार्षद के, अब इसको आगे वो कैसे बढ़ाते हैं। और अब सर पे आपके बंगाल है, बंगाल में 26% मुसलमान है। भाई पहले ही वहां एक्सरसाइज करके आ चुके हैं। वहां एक दिक्कत और पूछे क्या, वो पिछली बार की एक जो हमारे यहाँ वो, अब इसको कैसे बताया जाए, क्योंकि वर्ड्स आगे पीछे हुए तो अनर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि ये बंदा अपने बीच का लगता है कि नहीं। तो ओवैसी के बारे में ये हुआ कि ये बंगालियों के साथ बंगाली मुसलमानों के साथ चिपकते ही नहीं, वो अपने जैसा नहीं पाते। अपने जैसा। और बंगाल में आजादी के पहले से ही डाउन ट्रॉडन लोगों की पॉलिटिक्स थी। मौलाना फजलुल हक, जिनको शेरे बंगाल कह के और पाकिस्तान का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया लाहौर में 1940 में, वो मौलाना फजलुल हक तो उस जमाने में भी प्रजा कौन सी करके पार्टी थी उनकी, और वो जो है इंटरेस्टेड थे कांग्रेस मेरे से हाथ मिला ले या कांग्रेस मुझे अपने आप से जोड़े, हमारी अपनी पहचान रहे, लेकिन हमको कांग्रेस अपने साथ जोड़े। लेकिन नहीं हो सका वो। लेकिन राजशेखर जी, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर हिंदू टैक्टिकल होकर के वोट कर रहा है, बीजेपी को बड़ी ताकत बना है माफ कीजिएगा, बीजेपी बड़ी ताकत बनी है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति थी वो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मोदी जी, उनके विकास के दावे, गुजरात के विकास को देखकर वोट करना, वो सब चीजें अलग है, लेकिन हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर बीजेपी को वोट मिलता है हिंदुत्व के नाम पर, तो अगर मुसलमान ओवैसी को दे रहा है, तो कैसे हम कह पाएंगे कि ये गलत हो रहा है या कुछ एक बड़ा खतरा देश की राजनीति के सामने दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 11 साल से 12 साल से बंदा मेहनत कर रहा है, उसका नतीजा उसको मिला है। ये तो मैंने सबसे पहले आपको जवाब दिया ना, और आप ये कह भी नहीं सकते कि नहीं वो गलत कर रहा है। दूसरी बात, ये मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग 1952 से कर रहा है, हमेशा कर रहा है, ठीक है, लेकिन हिंदू ने आज भी टैक्टिकल वोटिंग नहीं की है। वो अपने बहुसंख्यक होने के जिसको कहते हैं जुनून में ही रहता है वो, और उसमें वो हिंदुत्व की बात जो होने लगी, मतलब बहुत ज्यादा बीजेपी के और उसके प्रभाव में, पॉलिटिकल प्रभाव में, उसने एक काउंटर पैदा किया
अब बहुत सारे लोगों को, जो अभी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारी अपनी पार्टी, ये जानते पूरी एक्सरसाइज कब से चल रही है? यूपी में एक पार्टी होती है पीस पार्टी, हाँ पीस पार्टी, वो डॉक्टर अयूब अंसारी, हाँ अयूब अंसारी, वो पार्टी भी कहने न कहने सब कुछ के बाद भी मुसलमानों की पार्टी ही मानी गई, बिल्कुल, क्योंकि उसके लीडर जो थे डॉक्टर अयूब अंसारी मुसलमान थे। दूसरे उलेमा काउंसिल, उसने भी अपने आप को, वो यहाँ बाटला हाउस कांड के बाद ये उलेमा काउंसिल बनी। तो इन दोनों पार्टियों ने बार बार ये कहा कि ओवैसी साहब हमारे साथ मिलके, लेकिन देखिए फिर एक बार देखिए शार्पनेस, ओवैसी ने इन लोगों से ये कहा कि इनके जो बड़े लीडर थे, खासतौर पे अयूब को, कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको एक अच्छी जगह दे देंगे, पोस्ट दे देंगे, मतलब मर्ज करिए और पार्टी आपको मर्ज कर दीजिए, मर्ज करिए। और उलेमा काउंसिल को तो सीधे सीधे कह दिया, क्योंकि वहां कोई बड़ा चेहरा ही ऐसा नहीं था कि जिसकी बड़ी पहचान हो। वो उलेमा काउंसिल का नाम और बाटला हाउस और यही सब उसमें इंपॉर्टेंट था। तो अभी जो हम बात कह रहे थे कि भाई आप रंग से, रूप से किसी के साथ मैच करते हैं या नहीं करते, इस बात से पहले इस बात को थोड़ा ले आते हैं। तो हुआ ये कि मेरी उस दौरान लगातार, मतलब वो यूपी पे नजर थी, और नाम नहीं लूंगा, ओवैसी साहब के एक संदेशवाहक वो मुझसे मिले यहीं नोएडा में। अच्छा, वैसा मिलना चाहता, तो हमने कहा आइए मिलते हैं, इसमें क्या दिक्कत। तो हम लोग वहीं सेक्टर 18 में एक रेस्टोरेंट में बैठे, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि बीएसपी में कोई आपका अच्छा परिचय है? तो हमने कहा कि अरे निकालने से निकल ही जाएगा, मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड यूपी का है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान चाहते हैं कि मायावती से बात चले समझौते की। अब आप देखिए, खुद ओवैसी मुसलमान और वो दलितों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते थे, और पॉलिटिक्स का एक सिद्धांत है कि अगर मान लीजिए 4 या 5 पॉकेट है समुदायों के, जातियों के, तो 3 को अगर अपने साथ आपने जोड़ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है। कांग्रेस इसी के सहारे, एक तरफ दलित, एक तरफ पूरा अल्टीमेट ब्राह्मण और मुसलमान, इन तीनों को लेके अपनी राजनीति करती रही बाबरी मस्जिद के पहले तक, तो ठीक था। अब समझिए, अब आप ये कब पूछेंगे कि ये बी टीम वाला खेल क्या? मैं वहीं आने वाला था, अभी ये आपका किस्सा पूरा हो जाता, क्योंकि देखिए अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमले झेलने के बाद अब ओवैसी उससे बाहर निकल गए। जो बी टीम का उन पर धब्बा लगाया जाता था कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, अब वो अपने टारगेट ऑडियंस में अपना विश्वास जमाने में कामयाब हो गए हैं। इसी कारण उन्हें अपनी उस टारगेट ऑडियंस का वोट मिल रहा है। अब देखिए, जो मैंने यूपी का उदाहरण दिया कि वो इंटरेस्टेड मायावती के साथ गठबंधन करने में थे, और अपने वालों को, जहां वो ये सुबुगाहट चल रही थी कि मुसलमानों की पार्टी बने और आप लीड कीजिए, हम आपके पीछे रहेंगे, लेकिन मर्ज नहीं करेंगे, हम अपनी एंटिटी बरकरार रखेंगे। जो भी आदमी कोई चीज पैदा करता है, बनाता है, तो वो चाहता है कि वो बची रहे, और हम, वो उतनी सी बात थी। लेकिन ओवैसी को अपने अलावा कोई और पार्टी बर्दाश्त नहीं थी। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में भी उन्होंने किसके साथ गठबंधन पहले किया? वंचित बहुजन अघाड़ी वाला खेल प्रकाश आंबेडकर के साथ किया, कि दलित को ले आओ अपने साथ, दलित और मुसलमान साथ इजीली हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो बी टीम वाला है, इस बात पे आते हैं। देखिए, ठीक है कि बी टीम वाली बात सही है, कितनी गलत है, लेकिन एक तो ऐसे ही धुआं नहीं उठता। बिल्कुल सही बात। और एक बिजूका चाहिए आपको खेत में, जो वो जो
पक्षी उड़ के आते हैं, खेत में खाते हैं, हाँ, उनको डिस्ट्रैक्ट करे, हाँ, या मतलब इधर उधर जो देख ध्यान रहे हैं, भटकाए। हाँ मतलब हाँ। उनको भगाए कि अरे भगाए। आदमी खड़ा है। हाँ, मतलब डिस्ट्रैक्ट करे कुल मिला के। तो अब इसी का वाइस वर्सा हो जाता है। हाँ, किसी ने तो ओवैसी को ये समझाया हाँ, या बैकिंग दी कि भाई साहब आप जरा ये ओल्ड हैदराबाद से बाहर निकलो, हाँ, और दाढ़ी और टोपी के साथ बाहर निकलो ठीक ठाक, हाँ, वरना ओवैसी लंदन पलट, क्रिकेट के इतने बेहतरीन खिलाड़ी हाँ, है, तो वो ओल्ड हैदराबाद से निकलते, दारुसलाम जो उनका ऑफिस है, और उसके बाद वो अचानक सेकुलर पार्टी अरे को गालियां राजशेखर देते जी, हुए। अभी उनके परिवार में विवाह या कुछ कार्यक्रम था, वो 2 पीस सूट में आ गए तो लोग उस पर ट्वीट कर रहे थे, उनकी पार्टी के नेता कर रहे थे कि आज भाईजान को एक अलग गेटअप में देखा, क्योंकि सबको आदत है वही लंबी शेरवानी और टोपी के साथ देखने की, हाँ, जो उनका अब एकदम वो बन चुका है ट्रेडमार्क। बल्कि शुरुआत में आए थे, वो हाँ। क्रिकेट खेलते थे, हाँ, तब की तस्वीरें आप देख लीजिए। अब चूंकि वो तब भी MIM के नेता थे, हाँ, तो थोड़ा बहुत तो दाढ़ी वाड़ी या मुसलमान थे तो थी, हाँ, लेकिन बाका छरेरा और लहीम शहीम हाँ, एक वो था। अच्छा, अब यही लहीम शहीम पे आ गया। तो ये हुआ कि फिर बंगाल जाएंगे, हाँ, और संयोग तो नहीं है कि जहां पे इलेक्शन हुआ हाँ, वहां ईडी पहले पहुंच जाती है, हाँ, उसी तरह ओवैसी साहब भी पहुंच जाते थे। हाँ, भाई, अपने कुछ दोस्त हैं हैदराबाद में, उन्होंने कहा कि हमें हमारे दिल्ली दफ्तर से मतलब सीधे सूचना मिली कि चले जाओ दारुसलाम, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ओवैसी, और ओवैसी के दफ्तर से कोई सूचना नहीं लोकल लेवल में, और हम सब जाके वहां इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने कहा अच्छा आ गए, यानी सीधे उनके तार हाँ, दिल्ली से जुड़े हुए। दिल्ली से जुड़े हुए। और भाई, एक हैदराबाद का सांसद, छोटी सी पार्टी, और इतना खर्चा करके पूरे देश में घूम रहा है, हाँ, ऐसे तो नहीं हो रहा था ना और भाई। ईडी वीडी कभी पहुंचती भी नहीं है उनके पास, या कोई करते जांच नहीं, कभी एजेंसी, नहीं। कोई हेट स्पीच, हाँ। या किसी तरह का कोई केस, कुछ उनके भाई के कई बयान वायरल होते रहे, लेकिन कभी उन सब जांच एजेंसियों के दायरे में भी नहीं आए। तो जब बंगाल में जाने की बारी आई, तो लोगों ने, इंटेलिजेंसिया ने इस तरह की बातें की कि ओवैसी बंगालियों के बीच में खपते नहीं है, हाँ, गोरा चिट्टा हाँ, लंबा मुसलमान। तो उनके पीछे जो ताकतें थी उन्होंने समझाया, हाँ, तो फिर बातचीत हुई होगी कहीं, हाँ, अब मुझे खबर तो है, हाँ, लेकिन अब इस तरह से तो वो पहुंचे फुरफुरा शरीफ, हाँ, और वहां एकदम यंग हाँ, बंदा, उनका तकरीर करने वाला, वो बोलते पीर वहां चलता है, तो वो अपना जो है, उनके भाषण बड़े लोकप्रिय होते हैं। हाँ, पिछले चुनाव में वो शरीफ छाए वाले, रहे भाई। हाँ, फुरफुरा हाँ। शरीफ वाला जो पीर है, वो यंग बंदा। तो ये कहा गया कि आप ओवैसी साहब जाइए, हाँ, और लोगों को लगे कि आप बंगाल में आए हैं, बंगाल में ममता बनर्जी के अगेंस्ट लड़ेंगे, हाँ, लेकिन वो गए क्या करने के लिए थे? हाँ, उनकी मुलाकात हुई थी, बकायदा ये खबर थी, हाँ, वीडियो बनी थी, वो गए थे फुरफुरा शरीफ के उन्हीं पीर साहब से मिलने, हाँ, और उन पीर साहब ने अपनी पार्टी बनाई हाँ, ममता बनर्जी के अगेंस्ट, ठीक है। हाँ, ये सब किया गया वाह, कि भाई ये बंगाली बंदा दिखेगा, ठीक है, बंगालियों के बीच में लोकप्रिय है, हाँ, लोग इसकी बहुत वो करते, आस्था अकीदा है फुरफुरा शरीफ को लेके। हाँ, अब मुश्किल ये थी कि बंगाली जो है बड़े समझदार हैं, हाँ, तो वो तो जब चुनाव चल रहा था तो उसी दौरान उन्होंने कह दिया पीर पीर हाँ, वोट नो है, मतलब पॉलिटिक्स से उनका लेना देना नहीं, नहीं। तो अब बस मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए, बंगाल में वो कुछ ना कुछ करेंगे, हाँ, क्योंकि ये हौसला ट्रांसलेट होगा। हाँ, उसके बाद हर आदमी ये बात कर रहा है कि वो यूपी में करेंगे। हाँ, अरे यूपी में है, वो पहले से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी उन्होंने, हाँ। लेकिन बीच में असम आता है, हाँ, जहां सबसे अधिक ये वाले खेल हुए, निकाल के बंगाल भेजने वाले, हाँ। और वो नागरिकता और ये सब। और बंगाल में तो असम में तो पश्चिम बंगाल से ज्यादा
कुछ संख्या मुसलमान, तो वो असम में भी खेल करेंगे क्योंकि वहां भी बंगाल के बाद चुनाव होना। तो ये जो है अब उनकी चाल ये होगी। अब इसमें कितना वो कैसे खेल कर पाते हैं, क्योंकि देखिए अपने बूते तो बीजेपी बंगाल में हर आदमी कह रहा है कि नहीं जीत सकती। तो वो जिस तरह का उनका जो उनकी फैक्ट्री है, जो उनकी मशीन है चुनाव की, उसकी जो देखरेख करते सुपरवाइजर फोरमैन है, वो जो जिस तरह की राजनीति करते हैं वो। लेकिन राजशेखर जी, चलते चलते एक सवाल बस आखिरी ये पूछना चाहूंगा कि फिर तो ये जो सेकुलर पार्टी हैं ये क्या करेंगी? और एक मैसेज जो ये ट्रांसलेट करते थे कि ओवैसी वहीं लड़ते हैं जहां पे चुनाव लड़कर सेकुलर पार्टीज को नुकसान पहुंचाया जा सके और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके, उसके बावजूद अब मुसलमान वोट दे रहा है। यानी मुसलमान ने भी अब ये सोच लिया है कि क्या उसी ने ठेका ले रखा है, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो। क्या यहां पर आ गए हैं क्या वो ऐसी यही तो समझा रहे थे कि सेकुलरिज्म का ठेका अकेले तुमने नहीं ले रखा है मुसलमानों, तुम दरिया बिछाने के लिए नहीं हो, ठीक है, डर में मत जियो, यही सब बातें वो करते थे। ठीक, तो अब वही महाराष्ट्र में आपने देख लिया। अब यहां पे एक दूसरी बात देखिए भाई, जब वो कर रहे थे ये पॉलिटिक्स तो सिर्फ ये मान के थोड़ी चल रहे थे कि नहीं हम तो जो है बी टीम बने रहेंगे। अगर ऐसा था, वो अपने लिए प्रयास भी तो कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि उनका बंदा मेरे पास मुझे मिला और उसने कहा जरा सेक्टर 18 आइए, और फिर उसने कहा कि कोई जुगाड़ हो तो बताइए। भाईजान जो है मायावती के साथ जाना चाहते हैं। तो मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा ना, मायावती अपने अलावा कोई आर्क साइज कैरेक्टर बर्दाश्त ही नहीं करेगी। लेकिन ये काम उन्होंने महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर के साथ किया, हालांकि वो चला नहीं। और थोड़ा सा उदाहरण महाराष्ट्र में उसका भी दे दिए राजशेखर जी, वो इस्लाम पार्टी आई है, ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। तो ये उसी का नतीजा, मालेगांव में 25 सीट जीत गए। जी जी जी, ये उसी का नतीजा है कि मुसलमानों की सियासत करने वाली, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली अपनी पार्टी होनी चाहिए। वो वहां की लोकल पार्टी है, मालेगांव की, मालेगांव या आसपास जो भी धुले और ये सब। तो वो पहले से अपने तरीके से एक्टिव थे। भाई ओवैसी साहब तो मान लीजिए हैदराबाद से जाके हिट करते थे, वो वहीं पे अपना काम कर रहे थे, ग्रो किया। लेकिन मुसलमान के दिमाग में ये बात आ गई कि हमारी पॉलिटिक्स हम करें, हमें ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है। और एक जो बात इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने भी अगर ये बात सही है कि बिजू का खड़ा किया ओवैसी के नाम का, कि ये दूसरा, मतलब कई लोग तो इस तरह की दूसरा जिन्ना आ गया, दूसरा जिन्ना आ गया, तो उनको ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज की कई बार क्या होता है, आप शुरुआत कर देते हो, फिर अब सियासत में जानवर के बनेला होने की, हिंसक और वायलेंट होने की, मतलब एग्रेसिव होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। एक वक्त तो आएगा कि लगातार हिट करता 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 वो आदमी ऐसे मौके पे पहुंच जाएगा जहां वो कहेगा अब हम अपने, और उससे उतरना आपका मुश्किल हो जाता है कि उससे उतरे तो वो जो है, तो वही कि अगर जिन लोगों ने उनको बी टीम बनाने की कोशिश की थी, वो अब ये मान के चलें कि उनके हाथ से चीजें निकल गई, और जो लोग उनको तवज्जो देने को नहीं तैयार थे, आप सोचिए ना कि 5 लोगों को तुमने अपनी पार्टी में तोड़ के रख लिया, उसके बाद भी वो वैसे कह रहे थे कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। वो भी जानते थे कि नहीं करेंगे, लेकिन कोई मौका क्यों चूके ऑप्टिक्स से, तो ये भी उन्होंने कहा, और कह के किसको दिखाया, अपने समुदाय को दिखाया कि देखिए पिछली बार हमें धोखा दिया था और अब तो ये चिपकाने को तैयार नहीं हम। तो निश्चित रूप से ये जो पार्टियां हैं जो मुस्लिम पॉलिटिक्स को अपने साथ जोड़े रखना चाहती हैं और कहती हैं कि हम इनके बड़े खैर ख्वाह हैं, उनको अब ये दिखाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा और ओवैसी को स्पेस देनी पड़ेगी।
चलिए इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। राजशेखर जी, कई कमाल की बातें इनसाइड पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में देखने और सुनने को मिलेगी। एक बात तय है कि ओवैसी का फैक्टर अब भारत की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर बन गया है और आने वाले दिनों में किस तरह से ये अपने अलग अलग रंग रूप दिखाएगा, ये भारतीय राजनीति पर बारीक नजर रखने वालों को उसी बारीकी से देखना होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।